रियाजी 2025 की नई वाली किताब क्लास 9th मशक नंबर 1.3। सबसे पहला सवाल है, 3 मुसलसल सही अदाद का मजमुआ 42 हो तो आदाद मालूम करें। 3 मुसलसल सही अदाद कौन से हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर 1, 2, 3 ये 3 मुसलसल अदाद हैं। फिर इस तरह 9, 10, 11 ये भी 3 मुसलसल अदाद हैं, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। और शर्त ये रखी गई है कि उनका मजमुआ हो 42। तो आदाद हमने मालूम करने हैं। अब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि पहला सही अदद जो है वो x है, दूसरा सही अदद x+1 है और तीसरा सही अदद x+2 है। तो दी गई शर्त के मुताबिक क्या होगा कि हमने इनका मजमुआ यानी जमा करना है इनको, और वो बराबर रखना है 42 के। अब जब हम x में जमा करेंगे x+1 को, फिर उसमें जमा करेंगे x+2 को, तो वो बराबर होगा 42 के। x+1 + x+2 = 42। सारे x जो हैं उनके साथ जो उनका कोफिशिएंट है वो 1 है, ठीक है। तो 3x हुए तो फिर 3x हो जाएगा, और 1 + 2 क्या हो जाएगा 3 = 42। 3x + 3 बराबर क्या हो गया 42 के। फिर 3x एक तरफ रहने दिया और सादी रकम उठा के दूसरी तरफ ले गए तो वो माइनस हो जाएगी। 42 में से 3 को निकाल देंगे तो 39 रह जाएगा। अब हमें चाहिए x, लेकिन हमारे पास क्या है 3x। तो 3x से x बनाने के लिए 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों साइड पे डिवाइड कर लें। एक साइड से ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास बाकी x रह जाएगा। दूसरी तरफ 3 का पहाड़ा हम 13 तक पढ़ें तो 39 आ जाएगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो पहला सही अदद है वो x जो है 13 है, दूसरा सही अदद 13 + 1 क्या होगा 14, और तीसरा सही अदद 13 + 2 क्या होगा 15। अगर हम इस सवाल की पड़ताल भी करना चाहें, वैसे उन्होंने क्वेश्चन में नहीं कही हुई, लेकिन हम अपने तौर पे चेक करना चाहें आया कि हमने सवाल ठीक किया या नहीं, तो हम इसकी पड़ताल करके चेक कर सकते हैं। 13 + 14 + 15 अगर हम करें तो ये 42 ही आता है, जो कि ऊपर शर्त में भी बताया गया है। सवाल नंबर 2 में कहा गया है कि शक्ल में कायमत और ज़ाविया मुसल्लस ABC दिखाई गई है, जिसमें AC की लंबाई जज़र 3 + जज़र 5 सेंटीमीटर है। मुसल्लस ABC का रकबा 1 + जज़र 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ज़िला AB की लंबाई को A जज़र 3 + B जज़र 5 की सूरत में मालूम करें, जहाँ A और B सही अदाद हैं। मुसल्लस उन्होंने ख़ुद बना के दी हुई है, उसमें BAC जो मेंशन किया हुआ है, जिसमें A पे 90 डिग्री का एंगल है, 90 दर्जे का ज़ाविया, इसीलिए ये कायमत और ज़ाविया मुसल्लस है, जिसमें एक एंगल जो होता है, एक ज़ाविया 90 दर्जे का होता है। फिर A से लेके C तक की लंबाई उन्होंने लिखी हुई है, जो कि जज़र 3 + जज़र 5 सेंटीमीटर है। फिर A से लेके B तक की लंबाई वो कह रहे हैं मालूम करनी है। किस सूरत में करनी है वो भी हमें दे दिया उन्होंने। हमें पता होना चाहिए कि एक मुसल्लस जो होती है उसमें अगर हमारे पास 2 चीज़ें दी हों तो तीसरी चीज़ हम मालूम कर सकते हैं, मसला फिसागोरस की रूह से। 2 चीज़ें यहाँ पे क्या हैं? एक चीज़ उन्होंने हमें मुसल्लस का रकबा दिया हुआ है और एक हमें मुसल्लस के कायदा की लंबाई दी हुई है। अमूद हमने मालूम करना है और वितर के एरिया से रिलेटेड कोई बात नहीं की हुई उन्होंने। B से लेकर C तक का जो एरिया है, जो 90 के सामने वाली लाइन है, वो वितर है। अच्छा, ये होगी कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो जो मुसल्लस ABC है उसके कायदा की लंबाई यानी कि मेजरमेंट ऑफ AC उन्होंने जो दी हुई है हमें, वो जज़र 3 + जज़र 5 सेंटीमीटर है। वो जो उन्होंने क्वेश्चन में हमें दिया, हमने एज इट लिख लिया। मुसल्लस ABC का रकबा उन्होंने दिया हुआ था, वो भी हमने एज इट लिख लिया, 1 + जज़र 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुसल्लस ABC के अमूद की लंबाई हमने मालूम करनी है, मेजरमेंट AB, तो उसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अभी वो हमें नहीं पता, वो हमने फाइंड आउट करना। हमारे पास मुसल्लस का जो रकबा होता है उसके लिए फार्मूला होता है 1/2 ज़रब कायदा ज़रब अमूद, जिसको हम 1/2 इंटू बेस इंटू
हाइट कहते हैं। जो ट्राई एंगल का एरिया होता है उसका इंग्लिश में फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच। बी से बेस यानी कायदा, जो वैल्यू उन्होंने दी हुई है वो वाली वैल्यू पुट कर देंगे। अमूद की हमें मालूम नहीं है, जो नहीं मालूम उसकी जगह हमने मेजरमेंट ए बी एज इट लिख दिया कि इस एंगल को, इस लंबाई को अभी हमने मालूम करना है। 1/2 फार्मूले का लिख दिया। और जहाँ पे मुसल्लस ABC का रकबा लिखा हुआ था, रकबा उन्होंने क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, वहाँ पे 1 + √15 1 + जज़र 15 लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो चीज़ हमने मालूम करनी है वो हम अलहदा कर लेंगे और जो बाकी की रकमें उसके साथ हैं वो बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो इसलिए मेजरमेंट AB को एक तरफ कर लिया और दूसरी जो दो चीज़ें हैं यानी जज़र 3 + जज़र 5 जो इसके साथ ज़रब खा रहा था वो बराबर की दूसरी तरफ जाके बटे के नीचे यानी तकसीम में लिखा जाएगा। और उसके बाद जो 1/2 इधर था यानी 2 तकसीम हो रहा था, तो 2 बराबर के दूसरी तरफ जाके ज़रब हो जाएगा। ठीक है, पहले हमने क्या किया, 1/2 जो लिखा है उसको बराबर के दूसरी तरफ क्या किया, ज़रब कर दिया। और जो जज़र 3 + जज़र 5 ज़रब हो रहा था उसको बराबर के दूसरी तरफ तकसीम में लिख दिया, डिवीजन में, मुखरिज में लिख दिया। अब हम इसको सीधा भी करके लिख सकते हैं। मेजरमेंट AB = 2 × 1 + √15 डिवाइडेड बाय √3 + √5। इस तरह सीधा करके लिख लेंगे। अब ये वही सिचुएशन है जो पिछली एक्सरसाइज में हम समझ चुके हैं, यानी कि जज़र 3 + जज़र 5 का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो होगा जज़र 3 नफ़ी जज़र 5। इसी से ज़रब भी देंगे और इसी से बटा लगा के तकसीम भी करेंगे। जज़र 3 नफ़ी जज़र 5 को शुमार कनिंदा और मुखरिज दोनों में लिख देंगे, यानी डिनोमिनेटर में भी हमने लिखा है इसको, मुखरिज में भी लिखा है और न्यूमरेटर में भी लिखा है। उसके बाद ऊपर वाली रकम को ऊपर से ज़रब दे देंगे और नीचे वाली रकम को नीचे से। पहले तो हमने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो एज इट आ जाएगा 2, 2 × 1 = 2 होता है। फिर 2 को मल्टीप्लाई किया √15 से तो वो 2 √15 हो जाएगा। दूसरी जो ज़रब वाली रकम थी वो सिंपल हमने जैसे लिखी हुई थी, जज़र 3 नफ़ी जज़र 5 वैसे की वैसे ही लिख दी। और नीचे वाली जो रकमें आपने ज़रब देनी है उसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे पास एक फार्मूला होता था A² - B², यानी अगर दो हमारे पास कोई वेरिएबल्स दिए हों और वो आप दो हमारे पास कोई रकमें दी हों, वो जमा एक दफ़ा जमा हो रहे हों, एक दफ़ा तफरीक, तो हम उसको कह सकते हैं कि अलग अलग स्क्वायर की शक्ल में लिखा जा सकता है और दरमियान में माइनस की लामत लगती है, ये जो साइड पे मैंने मेंशन किया हुआ। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं जज़र 3 जब जज़र 3 से ज़रब खाएगा तो हम उसको जज़र 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह प्लस माइनस माइनस, और जज़र 5 जब जज़र 5 से ज़रब खाएगा तो जज़र 5 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर अंडर रूट आपस में कट जाएंगे तो 3 - 5 रह जाएगा। उसके बाद हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से तो आ जाएगा हमारे पास 2 √3। फिर 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे -5 √5 से तो ये बन जाएगा -2 √5। फिर उसके बाद हम 2 √15 को मल्टीप्लाई कराएंगे √3 से तो 2 तो एज इट रहेगा, तो और 15 और 3 जो होंगे अंडर रूट के अंदर वाले वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 45 आ जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस 2 √15 को मल्टीप्लाई करेंगे -√5 के साथ तो ये आ जाएगा 2 √15 × 5 क्या होता है 75, और नीचे 3 नफ़ी 5 जो है उसका मतलब ये है कि नफ़ी 2 जवाब आ जाएगा। अब हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास √45 लिखा हुआ है, √75 लिखा हुआ है, उसको हम तज्ज़ी करके लिख लेंगे। 45 की तज्ज़ी करेंगे 3 से करेंगे तो 3 × 15 = 45, 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5, यानी कि इसको हम कह सकते हैं
3 की ताकत 2 ज़रब 5। इसी तरह 75 की अगर हम तज्ज़ी करें तो 3 25 75, 5 5 25 और 5 1 5, यानी कि 5 की ताकत 2 ज़रब 3 इसको कह सकते हैं। अब ये जो बाकी रकमें हमने एज इट लिख दी, जैसे 2 जज़र 3 नफ़ी 2 जज़र 5 और बटे के नीचे वाला -2, जैसे वो रकमें थी वैसे लिख ली। सिर्फ हमने ये काम किया, और इसके अलावा जो जज़र के साथ वाला +2 -2 था वो भी सेम टू सेम चला है। सिर्फ फ़र्क आया है जहाँ पे हमने 45 को तज्ज़ी करके 3⁻² मल्टीप्लाइड बाय 5 में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह 75 को 5⁻² मल्टीप्लाइड बाय 3 में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो जज़र है ना, ये 3 की ताकत 2 के ऊपर भी है और 5 के ऊपर भी है। इसी तरह 5 की ताकत 2 के ऊपर भी जज़र है और 3 के ऊपर भी जज़र है। तो 3 के ऊपर जो जज़र है वो 3 के स्क्वायर की वजह से कट हो जाएगा, तो 3 आज़ाद हो जाएगा। अब वो जज़र से बाहर आ जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब है 2 ज़रब 3 क्या हो जाएगा, 6। और इसी तरह जो 5 की ताकत 2 है, जज़र के साथ वो आपस में कट जाएंगे, तो 5 आज़ाद होके बाहर आ जाएगा और बाहर वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 10 कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से अब हम कह सकते हैं 2 जज़र 3 नफ़ी 2 जज़र 5 जमा 2 ज़रब 3। ये ज़रब 3 कहाँ से आया है, जो 3 स्क्वायर था वो जज़र के साथ कट गया, तो 3 आज़ाद होके बाहर आ गया। और 5 के ऊपर जज़र अभी भी बाकी है, क्योंकि 5 तो किसी का मुरब्बा नहीं है, तो इसलिए जज़र 5 के ऊपर रहेगा। और 3 चूँकि आज़ाद होके बाहर आ गया, तो वो 2 के साथ ज़रब खाएगा। इसी तरह नफ़ी 2 ज़रब 5 जज़र 3। अब ये कैसे किया कि 5 तो जो था उसके ऊपर जो 2 ताकत थी वो जज़र से कट गई, तो 5 आज़ाद होके बाहर निकल आया और 2 से मल्टीप्लाई हो गया। और 3 के ऊपर जज़र अभी भी बाकी है, क्योंकि 3 मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, तो जज़र उसके ऊपर ही रहेगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नीचे वाला -2 एज इट आ गया, और उसके बाद मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2√3 - 2√5 प्लस 6√5 - 10√3 डिवाइडेड बाई -2। इसका मतलब ये है कि जो रकम आज़ाद होती है वो जज़र की बाहर वाली रकम से ज़रब खाती है, इसलिए हमारे पास 6 और -10 आया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एक जैसे जज़र वाली रकमें हैं वो इकट्ठी कर लेते हैं। जैसे जज़र 3 वाली जो रकमें हैं वो एक तरफ कर ली, और जज़र 5 वाली रकमें एक तरफ कर ली। तो ये हम कह सकते हैं कि 2 जज़र 3 नफ़ी 10 जज़र 3 नफ़ी 2 जज़र 5 जमा 6 जज़र 5, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब इसमें से हम जज़र 3 जो है वो एक दफ़ा लिख लेंगे, और 2 में से 10 को माइनस कर देंगे तो नफ़ी 8 जवाब आ जाएगा। इसी तरह जज़र 5 2 दफ़ा एक दफ़ा लिख लेंगे, और 6 में से 2 को निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। इसमें से मज़ीद हम कॉमन लेना चाहें तो हम ले सकते हैं। -8 + 4 में से अगर हम -2 को कॉमन ले लें तो बाकी क्या रह जाएगा, 2 4 ज़ार 8, 2 4 8 हो जाएगा। जज़र 3, फिर बाहर माइनस है तो अंदर वाली लामत बदल जाएगी। 2 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे, 4 है 2 तक, 2 2 ज़ार 4, √5 एज इट आ जाएगा। फिर डिवाइडेड बाय -2, उसके बाद -2 और -2 कट गए, तो हमारे पास आंसर आ गया 4√3 - 2√5। यही वो रिक्वायर्ड लेंथ है जो कि हमें डिमांड की गई है। रिक्वायर्ड लेंथ के साथ उन्होंने सेंटीमीटर लिखा हुआ था, इसके साथ भी हम सेंटीमीटर ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। एक मुस्ततील के इज़ला की लंबाइयाँ 2 जमा जज़र 18 मीटर और 5 नफ़ी 4 बटा जज़र 2 मीटर हैं। मुस्ततील के रकबे को a जमा b जज़र 2 की शक्ल में ज़ाहिर करें, जहाँ a और b सही अदाद हैं। इसमें मुस्ततील हमने खुद ड्रॉ कर लेनी है। रेक्टेंगुलर शेप हमने ड्रॉ की, और उसके बाद हमने उसकी एक ज़िला की लंबाई 2 जमा जज़र 18 लिख ली, और दूसरे की 5 नफ़ी 4 बटा जज़र 2 लिख ली। मुस्ततील के एक ज़िला की लंबाई 2 जमा जज़र 18 मीटर है, और मुस्ततील के दूसरे ज़िला की लंबाई 5 नफ़ी 4 बटा जज़र 2 मीटर। ये जो सवाल के अंदर मालूमात थी वो हमने शुरू में लिख ली।
उसके बाद उन्होंने मुस्ततील का रकबा मालूम करने का कहा है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मुस्ततील के रकबे का फार्मूला होता है हमारे पास लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब इसको ना आपने लेफ़्ट से राइट की तरफ पढ़ना है, लंबाई ज़रब चौड़ाई यानी कि लेंथ इंटू विड्थ, L इंटू W। लंबाई हमारे पास दी हुई है 2 + √18 मल्टीप्लाई होगी 5 - 4 ओवर √2। उसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 5 से ज़रब देंगे 10 आ जाएगा। 2 को ज़रब देंगे नफ़ी 4 बटा जज़र 2 से, तो 2 4 एज इट, इसको फ़िलहाल अभी ऐसे ही रहने दें। क्यों, फर्दर उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। 2 को 4 के साथ ज़रब की सूरत में वैसे ही रहने दें, और उसके बाद बटे के नीचे जो जज़र 2 है उसको भी एज इट लिख देंगे। फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे, जज़र 18 को ज़रब देंगे 5 से, तो 5 लिखा जाएगा शुरू में और फिर जज़र 18, और उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जज़र 18 को ज़रब देंगे नफ़ी 4 बटा जज़र 2 से, तो 4 को शुरू में लिख लेंगे और जज़र 18 को बाद में, और डिवाइडेड बाय जज़र 2 जो लिखा हुआ है उसको एज इट लिख देंगे। उसके बाद हमने जो शुरू में 2 ज़रब 4 लिखा है उसको हमने ज़रब इसलिए नहीं दी क्योंकि हमें बाद में वो चाहिए था। इसमें से जो 2 है उसको हम कह सकते हैं कि वो जज़र 2 ज़रब जज़र 2 है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने नीचे वाले जज़र 2 को काटना है, कट करना है। जज़र 2 को जज़र 2 से ज़रब दें तो जज़र 2 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर अंडर रूट आपस में कट जाते हैं तो बाकी 2 रह जाता है, यानी कि 2 को हम ये लिख सकते हैं कि वो जज़र 2 ज़रब जज़र 2 है, ऐसे। अब जब हम लिखेंगे इसको मज़ीद तो 10 नफ़ी जज़र 2 ज़रब जज़र 2 ज़रब 4, तो ऊपर वाला जज़र 2 नीचे वाले जज़र 2 के साथ कट जाएगा। ज़रब 4 अभी वैसे ही है। उसके बाद जमा 5, फिर उसके बाद जो जज़र के अंदर 18 है ना उसकी हम तज्ज़ी कर लेते हैं। 2 9 18, 3 3 9 3 1 3, यानी इसको हम कह सकते हैं 3 की ताकत 2 ज़रब 2। 18 को 3 की ताकत 2 ज़रब 2 की सूरत में लिख लिया। अब ये वाला जज़र 3 की ताकत 2 के ऊपर भी है और आगे वाले 2 के ऊपर भी है, तो एक तरफ से कट जाएगा, जज़र जो है वो 3 की ताकत 2 के साथ कट जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ वो आगे वाले 2 के ऊपर जज़र बरकरार रहेगा, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। फिर उसके बाद है नफ़ी 4 जज़र, अब फिर 18 था तो उसको भी ऐसे किया, 3 की ताकत 2 ज़रब 2 लिख दिया। 3 की ताकत 2 के ऊपर जो जज़र था वो आपस में कट गए, यानी 3 की ताकत 2 जो है वो जज़र के साथ कट के उसने 3 को आज़ाद कर दिया, वो बाहर निकल आएगा, बाहर वाले 4 के साथ ज़रब खाएगा। और आगे वाला जो 2 है वो जज़र के अंदर ही रहेगा क्योंकि वो मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, जैसे पिछले सवाल में हमने किया था। अब हम क्या करेंगे, बटा जज़र 2 तो एज इट आ जाएगा। शुरू में जो 10 था वो भी एज इट आ गया, फिर उसके बाद माइनस लिखा। 4 ज़रब खा रहा था जज़र 2 के साथ, तो उसको हम शुरू में लिखेंगे 4 को और जज़र 2 को बाद में, और माइनस तो एज इट ही है। फिर उसके बाद आगे प्लस है, फिर 3 जो आज़ाद होके बाहर आया था वो 5 से ज़रब खा के 15 बन जाएगा और जज़र 2 एज इट, क्योंकि जज़र 2 के जज़र जो है वो 2 के ऊपर भी था, इस वजह से वो आज़ाद नहीं हुआ अभी। उसके बाद माइनस लगाया, फिर 3 जो आज़ाद होके बाहर आया 4 के साथ ज़रब खाएगा तो वो क्या बन जाएगा 12, और दूसरे वाला जो 2 है वो जज़र के अंदर ही रहेगा। अब नीचे वाला जो जज़र 2 है और जो ऊपर वाला जज़र 2 है आपस में कट जाएंगे, फिर हमारे पास रकम रह जाएगी 10 नफ़ी 4 जज़र 2 जमा 15 नफ़ी जज़र 2 नफ़ी 12। अब हम क्या करते हैं, सादी रकमें एक साथ कर लेते हैं, जैसे मैंने एरोज़ लगा के बताया हुआ है, यानी कि 10 नफ़ी 12 एक तरफ कर लिया और जो जज़र वाली रकमें हैं वो एक तरफ कर ली। नफ़ी 4 जज़र 2 जमा 15 जज़र 2। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 10 में से 12 नफ़ी किया तो नफ़ी 2 आ गया, और उसके बाद 15 में से 4 निकालेंगे तो 11 रह जाएगा और अलामत बड़ी रकम की प्लस की लगेगी। उसके बाद जज़र 2 2 दफ़ा था, एक दफ़ा लिख लेंगे, और चूँकि सेंटीमीटर और चूँकि ये मीटर और मीटर आपस में मल्टीप्लाई हुआ है तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा,
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11√2 - 2m², चाहे ऐसे लिख लें चाहे पहले वाले तरीके से लिख लें। सवाल नंबर 4 है, दो आदाद मालूम करें जिनका मजमुआ 68 हो और फ़र्क 22 है, 68 to 22, यानी उनको जमा करें तो 68 आए और उनको माइनस करें तो 22 आए। अब इसमें आप चाहे तो जब आपने फ़र्ज़ करना है दो आदाद को इकट्ठा फ़र्ज़ कर लें, अलग-अलग कर लें, चाहे XY फ़र्ज़ कर लें, चाहे AB फ़र्ज़ कर लें। फ़र्ज़ किया पहला अदद A, दूसरा अदद B है। दी गई शर्त के मुताबिक अगर उनको जमा किया जाए तो A + B बराबर है 68 के। इसको हम मसावात 1 का नाम दे देते हैं। A - B बराबर है 22 के। ये सवाल के अंदर ही उन्होंने दिया हुआ है। इसको मसावात 2 लिख लिया। अब इन दोनों को हमने करना है जमा। मसावात 1 और 2 को क्या करेंगे, जमा कर लेंगे। तो A + A 2A हो जाएगा, प्लस B - B कट जाएगा। 68 और 22 को ऐड करेंगे। जब कोई अलामत ना हो तो फिर जमा करना, वैसे भी हमने ऊपर लिखा भी हुआ है। जब इनको जमा किया तो 90 आंसर आ गया हमारे पास। 2 A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें सिर्फ A चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से तकसीम कर देंगे। A आज़ाद हो जाएगा और 90/2 क्या होगा, 45। अब जो A की रकम आई है, चाहे आप मसावात 1 में दर्ज कर लें या दूसरी में दर्ज कर लें, आपके पास B का आंसर आ जाएगा। तो मैंने 1 में दर्ज किया, A + B बराबर था 68 के, तो A की जगह A की वैल्यू लिख दी 45 जमा B बराबर है 68 के। तो B को इधर रखा और 68 में से 45 को माइनस कर दिया तो 23 रह गया। अब यहाँ तक ये सवाल मुकम्मल हो गया। पहला अदद जो है वो A 45 हो गया, दूसरा अदद जो है B 23 हो गया। अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं हमने सही किया है या नहीं, तो हम इसको पड़ताल करके चेक कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि दो अदाद का मजमुआ जो है वो 68 है और उनका फ़र्क जो है वो 22 है। तो वो दो अदाद कौन से हैं, 45 और 23। इनको हम जमा करें तो 68 ही आएगा और तफरीक करेंगे तो 22 ही आएगा। सवाल नंबर 5 है, 2024 के मौसम गर्मा के दौरान लाहौर में मौसम गैर मामूली तौर पर गर्म था। टीवी न्यूज़ ने दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने की इतला दी। कुलिया F = 9/C + 32। अच्छा, इसके ऊपर डिग्री का जो सिंबल है वो आपने लाजिम लगाना है, जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखना है। डिग्री फ़ारेनहाइट = 9/5 डिग्री सेल्सियस + 32 का इस्तेमाल करते हुए दर्जा हरारत को फ़ारेनहाइट स्केल में मालूम करें। ये पेपर में आपको नहीं दिया होगा, ये आपको खुद याद करने पड़ेंगे। चैप्टर के इस एक्सरसाइज के शुरू में कुलिये दिए हुए हैं, वो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं और मिसालों को भी एक दफ़ा समझ लेना है ताकि आपको अगर पेपर में मिसालों में से कोई सवाल आए तो आपको आता हो। बाकी कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं। अच्छा जी, दर्जा हरारत जो दिया हुआ है वो डिग्री सेल्सियस है हमारे पास 48 डिग्री, और दर्जा हरारत फ़ारेनहाइट में हमें मालूम करना है, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फॉर्मूला पुट करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट = 9/5 डिग्री सेल्सियस + 32। फिर C हमें दिया हुआ है तो C की वैल्यू C की जगह लिख देंगे। 9/5 ज़रब 48 जमा 32, तो 9 को 48 से ज़रब देंगे तो 432 आ जाएगा। तकसीम 5 एज इट आ जाएगा, फिर जमा 32 भी एज इट लिखा जाएगा। 432 को 5 से तकसीम करेंगे तो 86.4 आ जाएगा, जमा 32 करेंगे तो 118.4। ये हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट का आंसर है। उसके बाद सवाल नंबर 6 है, बाप और बेटे की उम्र का मजमुआ 72 साल है। 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे से 2 गुना थी। 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी? इसमें भी हमने फ़र्ज़ करना है, बेटे की उम्र को हम फ़र्ज़ कर लेते हैं x और बाप की उम्र को फ़र्ज़ कर लेते हैं y साल, ठीक है। और शर्त जो उन्होंने दी हुई है दोनों की उम्रों के मजमुए की, वो 72 है, ठीक है। यानी कि x में y को ऐड करें प्लस करें तो हमारे पास 72 आता है। फिर उसके बाद अगली लाइन में लिखा है 6 साल पहले। 6 साल अगर पीछे हम जाएं तो उतने साल फिर हमको वो बाप और बेटे की उम्र में से माइनस करने पड़ेंगे। तो हम लिख लेते हैं 6 साल पहले बेटे की उम्र यानी कि x में से 6 माइनस कर देंगे। इसी तरह बाप की उम्र y में से 6 को माइनस कर देंगे। फिर दोबारा से अगली शर्त उन्होंने क्या कही है, बाप की उम्र बेटे से 2 गुना थी। यानी कि हमने जब बाप की उम्र लिखनी है वो है y - 6 है के लिए इक्वल का निशान लगाएंगे। 2 गुना का मतलब है बेटे की उम्र से 2 गुना, से या का लिखा हो तो उसका मतलब होता है ज़रब। तो 2 गुना का मतलब होता है 2 से ज़रब देना। 2 ज़रब
एक्स नफ़ी 6 आ जाएगा। अब इसको हम ब्रैकेट को खोल लेते हैं। 2x नफ़ी 12 और दूसरी तरफ y माइनस 6 एज इट ही रहेगा। एक्स वाली और y वाली रकमें एक तरफ काट लेंगे, सादी रकमें एक तरफ काट लेंगे। 2x माइनस वाई एक तरफ हो गया, -6 और -12 दूसरी तरफ जाके +12 हो जाएगा। अब हम इसको कह सकते हैं कि ये 2x माइनस वाई किसके बराबर है? 12 में से 6 को निकालें तो 6 रह जाएगा। अब मसावात 1 को हमने मसावात 2 में क्या करना है? जमा करना है। x प्लस वाई में हमने जमा करना है 2x माइनस वाई को, यानी कि पहली जो मसावात थी वो थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 72, और जो 2x माइनस वाई अभी हमने मसावात बनाई थी वो बराबर है 6 के। इन दोनों को हमने किया जमा। जब जमा करेंगे तो 2x प्लस 1x 3x हो जाएगा, और y एक प्लस का था एक माइनस का, वो आपस में कट जाएंगे। 72 में 6 को जमा करेंगे तो 78 आ जाएगा। फिर x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, x हमने आज़ाद करना है, तो 3 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 78 तकसीम 3 करेंगे तो 26 आ जाएगा। यानी कि अभी बेटे की मौजूदा उम्र जो है वो 26 साल है, तो 6 साल पहले कितनी होगी? 26 में से 6 को माइनस कर दें तो 20 साल आ जाएगी। बेटे की उम्र हमने लिखी थी x माइनस 6, जब हमने 6 साल पहले मालूम करनी है ना, सवाल के अंदर पूछा हुआ कि 6 साल पहले बताएं कि बेटे की उम्र कितनी थी, तो इसलिए उधर हमने लिखा था x माइनस 6। तो x की वैल्यू हमें पता चल गई है, वो 26 है। 26 में से 6 को निकाल देंगे तो 20 साल आ जाएगी। सवाल नंबर 7 में कहा गया है कि मिरहा ने एक खिलौना 1500 रुपये में ख़रीदा और 1520 रुपये में फ़रोख्त किया, इसका मुनाफा फ़ीसद क्या था? कीमत ख़रीद जो है वो दी हुई है उन्होंने 1500 रुपये, कीमत फ़रोख्त दी हुई है 1520 रुपये। नफ़ा कैसे निकालते हैं? कीमत फ़रोख्त में से कीमत ख़रीद को माइनस कर देते हैं। ये आपने लेफ़्ट से राइट पढ़ना है। कीमत फ़रोख्त जितने की चीज़ उसने बेची है उसमें से माइनस कर देना कीमत ख़रीद को जितने की उसने ख़रीदी थी। 1520 की उसने बेची थी और 1500 की उसने ख़रीदी थी। 1520 में से 1500 को माइनस करेंगे तो सिर्फ 20 रुपये का फ़र्क आएगा, यानी इतना उसने क्या किया? नफ़ा कमाया। ये नफ़ा का फार्मूला हमने पढ़ा है। जब आपने फार्मूला लिखना है तो कोशिश करें कि उसको पॉइंटर से लिख के एक बॉक्स में लिखें ताकि वो वाज़े हो जाए। उसके बाद नफ़ा फ़ीसद मालूम करने का कहा गया, उसका फार्मूला भी दिया हुआ है बुक में। वो कैसे निकालेंगे? मुनाफे को तकसीम करेंगे कीमत ख़रीद के साथ और ज़रब देंगे 100% के साथ। मुनाफा जो है वो हमारे पास 20 रुपये आया था। 20 रुपये को तकसीम करेंगे, कीमत ख़रीद कितनी थी? 1500। 20 को तकसीम करेंगे 1500 और ज़रब देंगे 100% के साथ। 100% का 100 का 00, 1500 के 00 से कट हो गया तो 20/15 रह गया। इसको तकसीम करेंगे तो 1.33% जवाब आ जाएगा। सवाल नंबर 8 में कहा गया है कि तैयब की सालाना आमदनी 96,000 रुपये है, 9,60,000 रुपये है, जबकि मुस्तस्ना रकम 1,30,000 रुपये है। तो तैयब की सालाना आमदनी में से मुस्तस्ना रकम को हम माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि जो साल भर में उसने आमदनी कमाई ना, उसके अंदर से वो रकम मुस्तस्ना है, यानी कि उस पर टैक्स नहीं लगेगा। जब टैक्स लगेगा ही नहीं तो उसमें से फिर माइनस करनी चाहिए हमें। और फिर उसके बाद जो शरह है टैक्स की वो है 0.755%। तो टैक्स की रकम पूछी हुई है, हल कर लेते हैं इसको। सालाना आमदनी है 9,60,000 रुपये, मुस्तस्ना रकम जो है यानी कि जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता वो है 1,30,000 रुपये। तो इसका मतलब है फिर किस रकम पर टैक्स लगेगा? काबिल टैक्स आमदनी निकालनी पड़ेगी। कुल रकम में से हम मुस्तस्ना रकम को माइनस कर देंगे। 9,60,000 में से 1,30,000 रुपये को माइनस कर दिया तो 8,30,000 रुपये आ गया। टैक्स की शरह दी हुई है 0.75%। इसको हम कह सकते हैं 0.75/100। उन्होंने कहा हुआ है कि टैक्स मालूम करना, यानी कि टैक्स की रकम मालूम करनी है। टैक्स की रकम मालूम करने का तरीक़ाकार ये होता है, जो काबिल टैक्स आमदनी होती है उसको ज़रब देते हैं टैक्स की शरह से। काबिल टैक्स आमदनी हमने ऊपर निकाली थी, यानी कि जो पैसा हम कमाते हैं सारे के ऊपर टैक्स नहीं लगता। जितनी छूट हमें मिलती है वो रकम मुस्तस्ना कहलाती है, एग्जाम्पशन जो होती है। उसको माइनस करने के बाद जो रकम आती है वो काबिल टैक्स होती है, उसके ऊपर शरह लगनी होती है। तो वो आई थी 8,30,000, उसके ऊपर शरह लगी 0.75/100। 00 से कट हो गया, 8300 को ज़रब देंगे 0.75 से, तो ये जवाब आएगा 6,225 रुपये।
उसके बाद आखिरी सवाल है 3,75,000 रुपये पर एक साल के लिए 14% की शरह से सालाना मुनाफा मालूम करें। यानी असल ज़र या असल रकम हमें जो दी गई है वो है 3,75,000 रुपये। आगे इबारत में लिखा हुआ था एक साल। एक साल किसको ज़ाहिर करता है? वक्त को। तो वक्त बराबर हो गया एक साल के। उसके बाद 14% जो है वो शरह को ज़ाहिर कर रहा है, यानी कि अगर हम 3,75,000 रुपये को बैंक में एक साल के लिए रखते हैं तो हमें 14% सालाना के हिसाब से, सालाना शरह के हिसाब से मुनाफा मिलेगा ना। तो ये तो गिवन डाटा जो क्वेश्चन में था वो हमने एज इट लिख लिया। मुनाफा किस तरह से हमें पता चलता है? वो मुनाफे की रकम पूछ रहे हैं, सालाना मुनाफे की। तो उसका फार्मूला होता है असल रकम ज़रब वक्त ज़रब शरह मुनाफा। असल रकम कितनी थी? 3,75,000। वक्त कितना था? एक साल। ज़रब एक कर दिया। शरह मुनाफा कितनी है? 14%, जिसको हम कह सकते हैं 14/100। 0000 से कट हो गया। 3750 को 14 से ज़रब देंगे तो 52,500 रुपये आंसर आ जाएगा। ये सालाना मुनाफा है।